हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल करेंट्स अफेयर। और यहां पर हम आपके साथ 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कितने मार्क्स इसमें स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और इन करेंट्स अफेयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया भी लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है करेंट्स अफेयर की, और कितना इफर्ट लगाने का जरूरत है किस डायरेक्शन में। एग्जाम जो है अब 23 जनवरी को होना है, शेड्यूल्ड हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो टाइमिंग है आपके पास बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए, सही ढंग से मैनेज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। गवर्नमेंट स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे सवाल पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपसे मित्र स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, या मित्रा आप जैसे प्रोनाउंस कर लें। ये मित्रा स्कीम जो है ये प्रपोज किया गया बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जब वो बजट पेश कर रही थी 2021-22 की। तो आपको बताना है कि ये किस सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है, भूमि सुधार से या एग्रीकल्चर से या बैंकिंग से या टेक्सटाइल से या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सोच विचार करिए। और ये जो मित्र है या मित्रा कह लीजिए, इसका फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क। यानी आपको नाम से पता चल गया कि ये टेक्सटाइल सेक्टर से इत्तेफाक रखता है, कपड़े के क्षेत्र से इत्तेफाक रखता है। तो यही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका मकसद है कि ये जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसको ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाया जाए, लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, बूस्ट किया जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को और एक्सपोर्ट को। साथ ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है ये भी जान लेना जरूरी है। तो हम अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क एस्टैब्लिश करेंगे। इंफ्रा पर बहुत ज़्यादा फोकस है और इसके लिए जो बजटरी आउटले है वो है 4,445 करोड़ रुपए का, जो कि अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। हम यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रा को भी अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के नए स्कीम्स हैं या 1-2 वर्षों के स्कीम्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बीपीएससी के एग्जाम के लिए, और उनको आपको काफ़ी अच्छे से देख लेना होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और यहाँ पर एक सवाल है रिगार्डिंग बालाकोट स्ट्राइक। ये बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। ये सवाल हो गया कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सिंपल सा सवाल है। और ऑप्शंस हैं अनिल कुमार चावला, राजेश पेंडारकर, रवनीत सिंह, मनन भट्ट या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बुक एंड ऑथर पर पूछे जाते हैं। कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल जो होते हैं कि उस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अगर कोई पुस्तक लिखी है, या लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इस तरीके के व्यक्तियों के द्वारा अगर कुछ लिखा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ करेंट्स अफेयर के बुक एंड ऑथर पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था जब हमने रिटेलिएशन में यहाँ पर स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। और यही जो एपिसोड है इसमें जो भी चेन ऑफ रियल लाइफ इवेंट्स हैं उनको संजोकर एक पुस्तक तैयार की गई है मनन भट्ट जी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर 2 का है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख लीजिए ये कवर पेज है और यहाँ पर विशेष इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट है मनन भट्ट का, जो कि नेवी वेटरन है। अगले सवाल पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि WHO हेल्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक एशियन कंट्री है जिसको कि हाल में ही मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है, वो कौन सा देश है, कौन सा एशियाई देश है? भारत, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस सवाल का जवाब तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि मलेरिया का वेक्टर कौन है, ये क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। WHO भी अपनी अनियमितताओं के वजह से काफ़ी न्यूज में रहा 1-1.5 वर्षों में, खासकर कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो उसका रवैया रहा था।
लेकिन ये सवाल मलेरिया फ्री डिक्लेयर करने पर है और चीन जो है इसको हाल में ही मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एक नए डेवलपमेंट को लेकर, जो पुणे बेस्ड हमारी CSIR NCL है, यानी कि CSIR नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, इसके द्वारा एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जो डिसइंफेक्ट करेगी वाटर को और यहाँ पर यूज किया जाएगा नेचुरल ऑयल्स का। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? वार्षिक, सिद्धि, क्रिया, स्वास्तिक या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सोच के विचार के जवाब दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस में ये पूछा भी जा रहा है और यहां पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्तिक। ये देखिए PIB समरी, यहाँ पर ये डाइजेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। हेडिंग है मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज कंबाइंड टू ब्रिंग सेफ एंड हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर। पेयजल के लिए है और यहाँ पर आप स्वास्तिक लिखा हुआ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 तरीके के सवाल हो सकते हैं कि क्या यूज किया जा रहा है, तो आप बताएंगे कि नेचुरल ऑयल यूज किया जा रहा है। कहाँ डेवलप किया गया, तो CSIR NCL पुणे में। नाम क्या है टेक्नोलॉजी का, तो स्वास्तिक। इस तरीके से सवाल बनते हैं, अलग अलग डायमेंशन में पूछे जा सकते हैं। कैसे यहाँ काम करता है, तो ये कंटामिनेटेड वाटर है, इसमें ऑयल मिक्स किया गया और यहाँ पर वोर्टेक्स डायोड टेक्नोलॉजी के मेथड से यहाँ पर जब चर्न किया जा रहा है तो यहाँ सेल्स की डेथ होती है, जो भी जर्म्स प्रेजेंट हैं उनकी मौत होती है। क्यों? ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस और यहाँ जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है तेल की, और इसके बाद हमें डिसइंफेक्टेड वाटर मिल जाता है। जो नेचुरल ऑयल यूज किए जा सकते हैं इसमें पिपरमिंट ऑयल, टी ट्री ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, क्लोव यानी लौंग का तेल, इसी तरीके से इक्लिप्टस ऑयल वगैरह या फिर सिनेमन ऑयल, ये सब कुछ यूज किया जा सकता है। खैर इतने डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे हम बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Who among the following has been appointed as the new chairperson of NHRC? NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और ऑप्शंस हैं सौरभ सिंह, अविलाश पाटिल, नरेश चांडी, अरुण कुमार मिश्र या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुण कुमार मिश्र। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं अरुण कुमार मिश्र और इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। ये नए चेयरपर्सन बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। अब जब यहाँ NHRC का जिक्र आ रहा है तो ये कब बन के तैयार हो गया, तो ये स्टैब्लिश हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। किस एक्ट के द्वारा, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। ये इंपॉर्टेंट है और इसकी सिल्वर जुबली 2018 में मनाई गई थी, 25 वर्ष पूरे हुए तो। और ये वॉच डॉग है हमारे देश में ह्यूमन राइट्स का, कि अगर कहीं पर भी वायोलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का तो ये संज्ञान लेता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये इन लाइन है पेरिस प्रिंसिपल्स के, खासकर जो भी बातें वहाँ हुई थी ह्यूमन राइट्स को लेकर। जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का जो डेफिनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन राइट्स को लेकर। और यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट्स का यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो अपनाया गया था दिसंबर 1948 में 10 दिसंबर को, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये सवाल बन सकता है अगर डे इन न्यूज पूछ लिया जाए कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं, मानव अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं, तो मनाते हैं 10 दिसंबर को, इसी दिन को यादगार बनाने के लिए। और इतना अगर हम जान लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6, कई बार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे बेतुका सवाल पूछ लिए जाते हैं जिस पर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नहीं जानकारी इकट्ठा करके रखे हैं। पूछा गया है कि जो दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है वो इंडिया के किस राज्य में लगाया गया। अब रबर प्लांट से सवाल एक हो सकता है कि ये किस इन्वायरमेंट में होता है। यहां पर तो स्टेट पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए हैं छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये थोड़ा इन्वायरमेंट वगैरह जान लेना चाहिए कि ये जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में बहुत अच्छा थ्राइव करता है। इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असम।
खैर इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में जानना, जीएम क्रॉप्स की यहाँ पर कुछ ऑल्टरेशंस करते हैं हम, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि बीटी ब्रिंजल, डीएमएच मस्टर्ड ऑयल है, धारा मस्टर्ड ऑयल, या फिर बीटी कॉटन। यहाँ पर अभी इंडिया में बीटी कॉटन को अप्रूवल मिला हुआ है, बीटी ब्रिंजल जो है उसको अप्रूवल नहीं मिला। एग्रीकल्चर जो है हमारे स्टेट लिस्ट में आता है और कई बार कन्फ्लिक्ट्स में रहता है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट के तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से अगर कुछ इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जाता है तो इस तरीके से जो सूचियां हैं, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें कौन कौन से विषय हैं ये भी थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर्सन इन न्यूज से सवाल है, मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज किसको दिया गया या उस किस पर्सन को चूज किया गया है? अर्शी ललानी को, मीरा कसारी को, वैदेही डोंगरे, या फिर निधि शर्मा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैदेही डोंगरे। देखिए यहाँ पर द हिंदू का ये न्यूज आर्टिकल है, वैदेही डोंगरे फ्रॉम मिशिगन क्राउन्ड मिस इंडिया यूएसए, और यहाँ पर रनर रही थी आरसी ललानी। इतना इंफॉर्मेशन काफी है इस सवाल के लिए। हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग के हिसाब से पहला इकोनॉमिक जोन जो है, सेज जो कहते हैं, ग्रीन इकोनॉमिक जोन का जो ताज है, या जो कह लें कि डेजिग्नेशन है, किसके द्वारा अचीव किया गया है? फर्स्ट ग्रीन एसीजेड टू अचीव द आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग फॉर एग्जिस्टिंग सिटीज, किसको ये मिलता है? सूरत के एसीजेड को, या फिर गुड़गांव के एसीजेड को, या विशाखापट्टनम के एसीजेड को, या कांडला के एसीजेड को, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कांडला के एसईजेड को। अब ये सब कुछ जब जिक्र आता है, कांडला का बात आ रहा है, तो ये भी जान लेना जरूरी है कि ये एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और इंडिया का वो पहला कौन सा शहर है जो कि कंप्लाई किया था आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग के लिए? तो जो इंडिया का पहला फंक्शनल स्मार्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी, जो कि अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में है गुजरात में, उसको डेजिग्नेशन मिला हुआ था। तो ये कांडला इंपॉर्टेंट है, और कांडला का जो पोर्ट है उस पोर्ट को कहते हैं कि ये चाइल्ड ऑफ पार्टीशन है। क्यों? क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो कराची पोर्ट इंडिया के हाथ से चला जाता है, और उसी के रिप्लेसमेंट में कांडला के पोर्ट को डेवलप किया गया था। अभी के लिए कांडला पोर्ट का नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ये पीआईबी का न्यूज क्लिपिंग भी देख लीजिए कि कांडला बिकेम फर्स्ट ग्रीन एसईजेड, और यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। खैर जो भी हमें काम का न्यूज था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Which state has decided to set up a पंचायत सेक्रेटरिएट at all पंचायत of the state? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और स्टेट स्पेसिफिक भी है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये डिसीजन लिया गया है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा कि हर एक जो पंचायत है उसमें पंचायत सेक्रेटरिएट बनाए जाएंगे। इससे लोगों के लिए तो जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग होगा ही ग्रास रूट लेवल पर, साथ ही साथ जॉब क्रिएट होंगे, क्योंकि हर उस पंचायत सेक्रेटरिएट के बिल्डिंग में जॉब्स के ऑप्शंस होंगे। वहां पर दो जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज होंगे, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के लिए। इस तरीके से तो करीब 1.6 लाख नई रोजगार जो है वो भी खड़े होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, which has become the first bank in country to achieve the milestone of issuing 1 crore fast tag? और यहां पर ऑप्शंस हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। अब तक आप सही जवाब गेस कर चुके होंगे, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम पेमेंट बैंक। ये देखिए यहां पर द हिंदू का ये न्यूज आइटम है, पेटीएम पेमेंट बैंक इशूड 1 करोड़ फास्टैग।
अब फास्ट टैग क्या है? आप जानते हैं कि जो टोल प्लाजा होता है वहां पे टोल भरने के लिए पहले लंबी कतारें लगती थी, मैनुअली काम होता था और इसमें बहुत टाइम का वेस्ट होता था और फ्यूल का भी बर्बादी होता था। लेकिन अब क्या है कि वो RFID टेक्नोलॉजी पर काम करता है और RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और ये सीमलेसली काम करता है और पेटीएम इसमें एक माइलस्टोन अचीव कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 GI टैग से सवाल है। GI टैग मिला हुआ है राजा मिर्चा को, जिसको कि किंग चिली के रूप में भी रेफर किया जाता है और ये हाल फिलहाल में लंदन में एक्सपोर्ट किया गया है। तो इसका कनेक्शन किस स्टेट से है? किस स्टेट के राजा चिल्ली को GI टैग मिला है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। यहां पर आप न्यूज क्लिप देखिए, GI सर्टिफाइड राजा मिर्चा कंसाइनमेंट एक्सपोर्टेड टू लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये काफी ज्यादा तीखा मिर्चा है और नागालैंड से आता है। इसको कई नाम से भी जानते हैं। इसी को भूत झल कोइयां भी कहते हैं कि खा लीजिए तो भूत झलक जाए, और किंग चिल्ली कहते हैं, नागा मिर्चा कहते हैं, घोस्ट पीपर कहते हैं। GI टैग इसको 2008 में मिला हुआ था और ये वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिल्ली है और कह सकते हैं कि जो एक नागालैंड की इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो वहां पे जब इसको ऑर्गेनाइज की जाती है तो वहां पर लोगों को कंपटीशन में भाग लेना होता है। कई बार वो पार्टिसिपेट करते हैं कि कौन इस चिल्ली को ज्यादा खा सकता है। और ये जो राजा मिर्चा है इसका कई तरीके के आयुर्वेदिक उपचार में भी प्रयोग में इसको लाया जाता है, कई तरीके का इसका यूज है वहां पे भी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं कि वो कौन सा हड़प्पा एरा का साइट है जिसको हाल में इंस्क्राइब किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? बाबरकोट गुजरात का, या फिर भिराना हरियाणा का, या कालीबंगा राजस्थान का, या धोलावीरा गुजरात, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? क्या होगा सही जवाब? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धोलावीरा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये एक इंपॉर्टेंट साइट रहा है और अभी के लिए जो ये धोलावीरा विलेज है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है और वहीं से इसका ये नाम निकल के आता है। इसकी डिस्कवरी 1968 में की गई थी जगतपति जोशी जी के द्वारा। इस तरीके से ये काफी न्यूज में रहा, बड़े बड़े न्यूज हाउसेज ने इसे कवर भी किया है। तो समझ गए सही जवाब क्या होगा इसका। और हाल में यूनेस्को का डेजिग्नेशन मिला और इंडिया के तरफ से ये 40वां यानी 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया और ये पहला साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कि शुमार हुआ है यूनेस्को के लिस्ट में। और जो सुपर 40 क्लब है उसमें इंडिया शामिल हो गया इसी साइट के बदौलत। इंडिया के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना और फ्रांस जो हैं ये सुपर 40 क्लब के सदस्य हैं, यानी कि यहाँ पर 40 से अधिक जो धरोहर हैं उस सूची में शामिल हैं। जो इंडिया का तेलंगाना स्टेट से आने वाला रामप्पा टेम्पल है ये 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। धोलावीरा के बारे में आप जानते हैं कि ये वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट के लिए जाना जाता है साउथ एशिया में। 1968 में इसको डिस्कवर किया गया था जगतपति जोशी जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो, इसके अलावा हड़प्पा, ये सब पाकिस्तान के साइट्स हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। धोलावीरा जो है ये गुजरात हो गया। कालीबंगा राजस्थान में। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं IVC के साइट्स। लोकेशन भी समझ गए और ये भी जान लीजिए कि ये वो साइट है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है। और जो खादिर बेट आइलैंड है वहां पर ये लोकेटेड है। अगर आइलैंड पूछ लिया जाए तो खादिर, KHADIR, खादिर बेट आइलैंड आप याद रखेंगे जो कि कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत है और रण के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहां पर आप देख रहे हैं कि हिंदी में मैंने क्वेश्चन को नहीं रखा है क्योंकि ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश में ही थीम है तो हिंदी में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको थीम बताना है वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021 का। टोबैको ब्रेक्स हार्ट्स, टोबैको एक्सपोज्ड द सीक्रेट्स आउट, टोबैको एंड लंग हेल्थ, कमिट टू क्विट, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कमिट टू क्विट।
और नो टोबैको डे हम मनाते हैं हर वर्ष 31 मई को, 31 मई को मनाते हैं। याद रखना भी आसान है। आप कहेंगे कि मैं इस महीने के अंत में, यानी कोई महीना है जिसके अंत में, तो ये मई का आखिरी जो तारीख होता है 31 ही होता है, तो 31 मई को हम नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं। देख लीजिए यहाँ डेट भी लिखा हुआ है। और कमिट टू क्विट, ये इंपॉर्टेंट है थीम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। Who won the gold medal in 75 kg women's category at Asian Boxing Championship in दुबई? एक तो सवाल यही हो सकता है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो दुबई में हुआ। ठीक है। 75 केजी महिला कैटेगरी में गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? पूजा रानी, मैरी कम, या फिर ललबुत्साई सी, या अनुपमा, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूजा रानी। ये आप देखिए, पूजा रानी विंस गोल्ड। यहाँ पर मैरी कम जीत नहीं पाई थी फाइनल में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि दुबई में हुआ था। और ऐसा नहीं है कि पूजा रानी ये पहली बार जीती हैं, इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, इसके पहले भी ये जीतती आई हैं। और स्पोर्ट्स कैटेगरी के क्वेश्चन से आपको ये सीख लेना है कि जो हाल फिलहाल में स्पोर्ट्स हुए हैं या फिर टोक्यो ओलंपिक्स, पूरा का पूरा स्कोरबोर्ड याद रहना चाहिए। गोल्ड कितने मिले, सिल्वर कितने, ब्रॉन्ज कितने, किस व्यक्ति को मिला, क्योंकि ये सवाल बहुत ऑब्वियस है और उस पर हम घुमा फिरा के आपसे सवाल आगे पूछने भी वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड घर घर औषधि योजना? औषधि का मतलब आप समझते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन को कहते हैं। ये स्कीम किस राज्य का है? बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान घर घर औषधि योजना जो है ये शुरू किया गया 5 जुलाई 2021 को, और ये राजस्थान के वन विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस स्कीम के माध्यम से जितने भी परिवार हैं उनको मेडिसिनल प्लांट यानी औषधि पौधे जो है वो वितरित किए जाएंगे, दिए जाएंगे, जिसमें कि तुलसी का पौधा होगा, गिलोय होगा, सुगंधा होगा, ये सारे पौधे हैं शामिल होंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बजट था राजस्थान का 2021-22 का, तो इस दौरान सर्वप्रथम इस योजना का जानकारी हमें मिला था। तो अच्छी पहल है ये गवर्नमेंट की तरफ से, इसके बहुत सारे लाभ हैं। नर्सरी वगैरह जो है डेवलप होंगे, लोग हेल्दी रहेंगे और लोगों में जागरूकता फैलेगी, अपने ट्रेडिशंस के बारे में लोग समझेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट, जो ये समिट किया गया, उसमें किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया? जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, इंडिया, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। कहां पर? तो इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में, जो कि चिल्ले के द्वारा होस्ट किया गया। चिल्ले जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी राजधानी सेंटियागो है। और ये जो मिशन इनोवेशन क्लीन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि कैटलाइज करेगा एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो भी कैंपेन है टू मेक एनर्जी अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं कि वो भारत का कौन सा राज्य है जिसने एमओयू साइन किया है भूटान और नागालैंड के साथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑक्सीजन? मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आसाम। आसाम के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है ऑक्सीजन प्रोक्योरमेंट के लिए भूटान यानी कि हमारे पड़ोसी देश और आसाम के पड़ोसी राज्य नागालैंड के साथ। ठीक है, ये आप न्यूज़पेपर की क्लिपिंग देखिए, इससे आपको ये पूरा आइडिया लग जा रहा है। पेंडेमिक के दौरान ऑक्सीजन बहुत क्रूशियल हो गया था, इसकी कई जगह पर कमी भी देखी गई, कई तरीके के क्रिटिसिजम्स भी हुए गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी। अल्टीमेटली वो फेज निकल गया है और ज़रूरी है कि अब ऐसे चीज़ों के लिए हमारी सरकारें तैयार रहें
और इस तरीके के डेवलपमेंट्स बहुत जरूरी हैं हेल्थ सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 19, द पॉपुलेशन ऑफ विच स्पीसीज हैज डबल्ड दिस ईयर इन चिल्का लेक ओडिशा एज पर रिसेंट डेटा। यानी ओडिशा में इसमें जो चिल्का लेक है वहां पर किस जीव का संख्या डबल हो गया है पिछले वर्षों से अगर तुलना किया जाए। क्रैब यानी केकड़ों की, या टर्टल की, या डॉल्फिन, या सारे के सारे, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। अब जो डॉल्फिन चिल्का लेक में पाई जाती है वो इरावदी डॉल्फिन होती है और वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन नहीं होती है। चिल्का लेक एक तरीके का लगून लेक है जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। आप ये देख पा रहे हैं, ये चिल्का लेक, उसका ये माउथ है और यहाँ पर ये आप महानदी को देख पा रहे हैं, ये महानदी का डेल्टा है। यहाँ पर आपको कटक शहर लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर और छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां हैं, आप देख पा रहे हैं। ये कोणार्क है, ये पुरी है, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन्स की जो संख्या है वो बढ़ी है, डबल हुई है इस साल। वैसे वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। और जो इरावदी डॉल्फिन है वो 3 नदियों में मिलती है, इरावदी में, और इसी तरीके से जो महाकाम नदी है और एक जो मेकोंग नदी है यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20 पर। DRDO recently conducted the trial of Python 5 मिसाइल। ये किस तरीके का मिसाइल है? सतह से हवा, या फिर हवा से हवा में, या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, या सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एयर टू एयर मिसाइल है और DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। ये 5th जनरेशन है, इसलिए इसको पाइथन 5 कहते हैं। और ये किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है इजराइल के द्वारा। और इजराइल इसको कई सारे ब्रांड नेम से अलग अलग जगहों पर बेच चुका है। जैसे कि पहले इसको वहां पर कहा जाता था साफिर, लेकिन बाद में जब एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ तो ये पाइथन नाम से और डर्बी नेम से इसको इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा बेचा गया है। और पाइथन 5 जो है ये कैपेबल है कि वो स्कैन कर सकता है द टारगेट एरिया फॉर होस्टाइल एयरक्राफ्ट और देन लॉक्स फॉर द टर्मिनल चेज। ये एक नई तरीके की एडिशन है हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी में और बहुत हल्का वजन का है, मात्र 11 kg इसका वेट है। और पाइथन 5 का जो स्पीड है वो मैक 4 है। मैक 4 का मतलब यानी जो स्पीड ऑफ साउंड होता है यानी 334 मीटर पर सेकेंड, इसके 4 गुना है, यानी कि 4 मैक इसका स्पीड है। इस तरीके से करेंट अफेयर के हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया डिटेल्ड वे में और मुझे उम्मीद है कि इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई संशय है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।